स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट सीरीज में हमारा ये 5वां वीडियो है। आज के इस वीडियो में हम फेयर वैल्यू गैप किसे कहते हैं और उसके उपयोग से आप किस तरह अपनी ट्रेड एंट्री को प्लान कर सकते हैं, इसके बारे में जानने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले फेयर वैल्यू गैप क्या है ये जानते हैं। जब भी मार्केट में प्राइस अपने बैलेंस एरिया को छोड़कर किसी एक जगह से दूसरी जगह पर बहुत तेजी से जाते हुए बड़ी बड़ी कैंडल्स बनाती है, तो इसका मतलब यहां प्राइस में इम्बैलेंस बन रहा है। यानी कि लेफ्ट साइड के उदाहरण में मार्केट में इस जगह पर सेलर्स के मुकाबले बायर्स ज्यादा होने के कारण दोनों की संख्या में अंतर बढ़ने से बायर्स बढ़े हुए कीमतों पर बाइंग करने के लिए तैयार होने से मार्केट में बाइंग प्रेशर बढ़ता है, जिस कारण प्राइस बहुत तेजी से ऊपर निकल जाती है। उसी तरह जब मार्केट में बायर्स के मुकाबले सेलर्स अगर ज्यादा संख्या में मौजूद हो तो उससे वो प्राइस को कम कीमतों पर बेचने के लिए तैयार हो जाने के कारण मार्केट में उस लेवल के पास सेलिंग प्रेशर बढ़ने से प्राइस तेजी से नीचे चली जाती है। आसान भाषा में बताया जाए तो जब मार्केट में सेलर्स कम और बायर्स ज्यादा होते हैं तो बायर्स ज्यादा भाव पर स्टॉक्स को खरीदते हैं, जिससे बाइंग प्रेशर बढ़ता है और प्राइस तेजी से ऊपर जाती है। वैसे ही जब मार्केट में बायर्स के मुकाबले सेलर्स ज्यादा होते हैं तो वो स्टॉक्स को कम दामों में बेचते हैं, जिससे सेलिंग प्रेशर बढ़ने से प्राइस तेजी से नीचे जाती है। मार्केट में प्राइस इसी तरह बैलेंस से इम्बैलेंस के दौरान घूमती रहती है, जिस कारण चार्ट्स पर अलग अलग चार्ट पैटर्न्स बनते रहते हैं। एक अक्यूमुलेशन जोन से जब मार्केट पहली बार बाहर निकलता है तो अगर बायर्स की संख्या ज्यादा हुई तो प्राइस ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करती है। उस समय यहां ऊपर बहुत से सेलर्स अपने सेलिंग ऑर्डर्स को लगाकर बैठे होते हैं, जिससे जब भी प्राइस इस एरिया में आती है तो उनके सेलिंग ऑर्डर्स एग्जीक्यूट हो जाते हैं। मगर बहुत बार अगर मार्केट में प्राइस अपने लोएस्ट लेवल्स पर ट्रेड करती है तो उस समय बहुत बड़ी संख्या में बायर्स यहां बाइंग करते हैं, जिससे प्राइस ऊपर बढ़ती है। लेकिन अगर यहां जितने बायर बाइंग करना चाहते हैं उनके मुकाबले में सेलर्स की संख्या कम होती है, तो यहां पर जो सेलर्स पहले अपने सेलिंग ऑर्डर्स को नीचे लगाकर बैठे थे वो अब अपने सेलिंग ऑर्डर्स को ऊपर की तरफ शिफ्ट करते हैं, जिस कारण बायर्स को महंगे दामों में स्टॉक्स को खरीदना पड़ता है, जिससे प्राइस तेजी से ऊपर बढ़ती है। इसीलिए यहां प्राइस में इम्बैलेंस या फिर गैप बनता है, जिसे हम दो कैंडल्स के बीच में क्लियरली देख सकते हैं। अब क्योंकि बायर्स ने मार्केट में प्राइस के फेयर वैल्यू यानी कि उचित दामों से ज्यादा भाव देकर उसे खरीदा है, इस वजह से हम इसे फेयर वैल्यू गैप कहते हैं। अब प्राइस इम्बैलेंस या फिर फेयर वैल्यू गैप को जानने के बाद इसे चार्ट्स पर किस तरह से ड्रॉ करना है ये सीखते हैं। अगर मार्केट में एक अपट्रेंड के दौरान चार्ट पर इस तरह से कैंडलस्टिक पैटर्न बनता है तो उस समय हमें नीचे से ऊपर की तरफ 3 कैंडल्स को इस तरह मार्क करना है, जहां पहली कैंडल की क्लोजिंग के पास और तीसरी कैंडल की ओपनिंग के पास हम इस तरह से 2 लाइन को अगर चार्ट पर बनाते हैं तो हमें यहां क्लियर गैप नजर आता है। इसी गैप को हम प्राइस इम्बैलेंस या फिर बुलिश फेयर वैल्यू गैप कहते हैं। इसी तरह अगर मार्केट में एक बेरिश ट्रेंड चल रहा है तो पहली बेरिश कैंडल की क्लोजिंग और तीसरे कैंडल की ओपनिंग के दौरान हम लाइंस को बनाएंगे, तो यहां हमें दोनों के बीच में गैप नजर आएगा, जिसे हम बेरिश फेयर वैल्यू गैप कहते हैं। लेकिन अगर बुलिश प्राइस एक्शन में पहली कैंडल की क्लोजिंग नीचे है मगर उसकी कैंडल विक अगर क्लोजिंग से ऊपर है तो हम यहां कैंडल विक के ऊपरी पॉइंट से लाइन को बनाएंगे। उसी तरह तीसरी कैंडल की निचली विक से हम एक लाइन को बनाएंगे। अब अगर इन दोनों के बीच में गैप बनता है तो हम इसे वैलिड फेयर वैल्यू गैप कहेंगे। लेकिन जब भी मार्केट में प्राइस बैलेंस बनाकर बायर्स और सेलर्स को समान रूप से मार्केट में शामिल होने का मौका देते हुए 2 कैंडल्स के दौरान अगर कोई भी गैप नहीं बनाती तो यहां चार्ट पर कोई भी फेयर वैल्यू गैप मौजूद नहीं रहेगा। इसलिए इस तरह के प्राइस एक्शन को हम बैलेंस प्राइस एक्शन कहेंगे, क्योंकि यहां प्राइस में कोई भी इम्बैलेंस मौजूद नहीं है। साथ ही बहुत बार इस तरह से एक बड़ी बेरिश रेड कैंडल चार्ट पर बनने के बाद अगली कैंडल की ओपनिंग और क्लोजिंग अगर इस कैंडल के अंदर होती है और अगर कोई इनसाइड कैंडल चार्ट पर बनती है तो हमें यहां सबसे पहली वाली रेड कैंडल को नंबर 1 कहना पड़ेगा और इस तरह से कैंडल्स की नंबरिंग करनी पड़ेगी। अब यहां 1 नंबर कैंडल के हाईएस्ट पॉइंट और तीसरे कैंडल के लोएस्ट पॉइंट से लेकर अगर हम 2 लाइंस को ड्रॉ करते हैं तो यहां पर जो गैप बनेगा हम उसे फेयर वैल्यू गैप कहेंगे। इसलिए चार्ट पर अगर इनसाइड कैंडल बनती है तो हमेशा मास्टर कैंडल के हाई और लो पॉइंट को ध्यान में रखकर फेयर वैल्यू गैप को चार्ट पर ड्रॉ करना है। नहीं तो बहुत से ट्रेडर इनसाइड कैंडल के हाई और लो पॉइंट से लेकर फेयर वैल्यू गैप को ड्रॉ करते हैं, जो कि एक गलत प्रैक्टिस है। बेरिश प्राइस एक्शन में भी
इसी तरह से अगर मास्टर कैंडल के अंदर कोई इनसाइड कैंडल बनती है तो आपको बड़ी ग्रीन कैंडल के लोवेस्ट पॉइंट से लेकर तीसरी कैंडल के हाईएस्ट पॉइंट के दौरान 2 लाइंस को बनाना है, जिससे आपका फेयर वैल्यू गैप चार्ट पर बराबर मार्क हो जाएगा। लेकिन कई बार चार्ट पर एक बड़ी कैंडल के अंदर बहुत सी छोटी छोटी इनसाइड कैंडल्स बनती है। उस समय भी आपको बड़ी मास्टर कैंडल के हाईएस्ट और लोवेस्ट पॉइंट को ही ध्यान में रखते हुए फेयर वैल्यू गैप को चार्ट पर बनाना है। इन सभी बातों को अच्छे से समझकर अगर आप चार्ट पर फेयर वैल्यू गैप को बनाते हैं तभी आपको अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। चलिए अब कौन सा फेयर वैल्यू गैप वैलिड होता है और कौन सा इनवैलिड होता है इसे जानते हैं। नंबर 1, फेयर वैल्यू गैप मस्ट बी अनमिटिगेटेड। जब भी प्राइस चार्ट पर फेयर वैल्यू गैप बनाती है तो मार्केट उस गैप को भरने के लिए एक बार उस गैप की दिशा में आने की कोशिश जरूर करता है और उस गैप को भरने के बाद फिर से अपना पुराना ट्रेंड कंटिन्यू करता है। इसका मतलब प्राइस इस गैप को सिर्फ एक बार के लिए ही इस्तेमाल करती है। इसलिए एक फेयर वैल्यू गैप तब तक वैलिड रहता है जब तक कि वो अनमिटिगेटेड है, यानी कि उसका कभी इस्तेमाल ही नहीं किया हो। लेकिन अगर प्राइस किसी फेयर वैल्यू गैप को एक बार भर देती है तो वो मिटिगेट हो जाता है, जिससे भविष्य में वो हमारे किसी काम का नहीं रहता। इसी वजह से एक फेयर वैल्यू गैप सिर्फ एक ही बार इस्तेमाल होता है और अगर वो मिटिगेट हो गया तो हम उसे आगे के लिए कंसिडर नहीं करते। नंबर 2, कैंडल क्लोजिंग इन फेयर वैल्यू गैप। मार्केट में बहुत बार प्राइस किसी फेयर वैल्यू गैप एरिया में आकर उसे रिस्पेक्ट करे बगैर नीचे जाते हुए उसे ब्रेक कर देती है और कैंडल की क्लोजिंग फेयर वैल्यू गैप के बाहर हो जाती है। अगर चार्ट पर इस तरह से सिचुएशन बनती है तो ये एक इनवैलिड फेयर वैल्यू गैप है जिसे हम अब आगे के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि यहां प्राइस इस गैप के नीचे जाकर क्लोज हुई है। इसलिए अब हम यहां हमारे प्रीवियस ट्रेंड की डायरेक्शन में ट्रेड एंट्री नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर प्राइस नीचे इस गैप एरिया में आते समय एक लॉन्ग लोअर विक बनाकर कैंडल की क्लोजिंग अगर इस एरिया के 50% के आसपास या फिर उसके ऊपर करती है तो हम इसे एक वैलिड फेयर वैल्यू गैप मान सकते हैं और यहां ट्रेंड की दिशा में ट्रेड एंट्री का प्लान बना सकते हैं, क्योंकि यहां प्राइस ने इस एरिया से नीचे जाते समय रेजिस्टेंस फेस किया है, जिस कारण ये एरिया अब भी प्राइस को रिवर्स कराने की क्षमता रखता है, क्योंकि मार्केट ने यहां इस कैंडल के लोअर विक के जरिए नीचे मौजूद लिक्विडिटी को स्वीप किया है, जिस वजह से प्राइस यहां से वापस अपने पुराने ट्रेंड की दिशा में ट्रेड करने के चांसेस बढ़ जाते हैं। नंबर 3, यूज 50% एरिया फॉर बिगर कैंडल्स। कभी मार्केट में प्राइस जब बहुत समय के लिए एक एक्यूमुलेशन जोन में ट्रेड करती रहती है तो इस समय होने वाले ब्रेकआउट्स बहुत स्ट्रांग होने के कारण चार्ट्स पर बड़ी बड़ी कैंडल्स बनने से फेयर वैल्यू गैप का एरिया भी बड़ा हो जाता है। ऐसे सिचुएशंस में आप प्राइस के इस एरिया के निचले हिस्से तक आने का इंतजार नहीं कर सकते, क्योंकि प्राइस बहुत बार फेयर वैल्यू गैप के स्टार्टिंग पॉइंट या फिर 50% एरिया से ही रिवर्स हो जाती है, जिस वजह से आप ट्रेड एंट्री करने से चूक जाते हैं। इसलिए अगर चार्ट पर इस तरह से बहुत बड़ी कैंडल से फेयर वैल्यू गैप बनता है तो आप यहां इस एरिया के स्टार्टिंग पॉइंट या फिर 50% एरिया के पास अपने ट्रेड एंट्री ऑर्डर लगा सकते हैं, जिससे आपका स्टॉप लॉस भी छोटा हो जाएगा, क्योंकि अगर आप इस कैंडल के स्टार्टिंग पॉइंट पर एंट्री करते हैं तो आपको अपना स्टॉप लॉस यहां नीचे लगाना पड़ेगा, जिस कारण स्टॉप लॉस बड़ा बनने से आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो बिगड़ सकता है, क्योंकि ऑप्शन ट्रेडिंग में आपको कम से कम 1 से 2 का टारगेट रखना पड़ता है। इसलिए आप यहां अगर 50% एरिया से ट्रेड एंट्री करते हैं तो आपका स्टॉप लॉस छोटा होने के कारण रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो भी मेंटेन रहेगा। एक बात को ध्यान रखिए, अगर चार्ट पर बुलिश फेयर वैल्यू गैप बनता है तो आपका स्टार्टिंग पॉइंट यहां ऊपर से शुरू होता है, इसलिए यही से आपको ट्रेड एंट्री प्लान करनी है। और अगर चार्ट पर एक बेरिश फेयर वैल्यू गैप बनता है तो आपका स्टार्टिंग पॉइंट यहां नीचे से शुरू होता है, जिससे आप यहां से बेरिश ट्रेड एंट्री को प्लान कर सकते हैं। नंबर 4, फाइंड वैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। जब भी प्राइस चार्ट पर एक वैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बनाने के बाद फिर से नीचे आती है तो उस समय फेयर वैल्यू गैप एरिया से सपोर्ट लेकर वापस ऊपर जाने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, क्योंकि यहां मार्केट ने इस स्विंग के ब्रेकआउट के बाद यहां इस ब्रेकआउट को देखकर जो रिटेल ट्रेडर्स मार्केट में एंटर हुए थे उनके स्टॉप लॉस ऑलरेडी हिट होने से मार्केट ने उनकी स्टॉप लॉस लिक्विडिटी को नीचे स्वीप किया है। इस वजह से यहां से प्राइस सपोर्ट लेकर फिर से अपने पुराने ट्रेंड को कंटिन्यू कर सकती है। इसलिए अगर चार्ट पर वैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बनाने के बाद प्राइस फेयर वैल्यू गैप एरिया में आती है तो ये एक हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड एंट्री सेटअप होता है। नंबर 5, वॉच अदर की फैक्टर्स ऑन चार्ट।
एक हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड एंट्री सेटअप को चार्ट पर खोजने के लिए आपको बहुत सारे ट्रेड एंट्री कॉन्फर्मेशंस को लेना जरूरी होता है, तभी आप मार्केट में ट्रैप होने से खुद को बचा सकेंगे। जैसे कि यहां प्राइस वैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करने के बाद नीचे आते हुए इस फेयर वैल्यू गैप एरिया के पास आती है। यहां सिर्फ एक अकेले फेयर वैल्यू गैप के भरोसे हम रिवर्स ट्रेड एंट्री नहीं कर सकते, लेकिन अगर चार्ट पर इस एरिया के पास कोई प्रीवियस सपोर्ट एरिया मौजूद हो तो यहां से प्राइस के रिवर्स होने के चांसेस और भी ज्यादा होते हैं। साथ ही आपको फेयर वैल्यू गैप एरिया में कैंडलस्टिक पैटर्न को भी ध्यान में रखना है। अगर चार्ट पर इस तरह से लॉन्ग लोअर विक के साथ रिजेक्शन कैंडल पर बनती है तो प्राइस एक्शन के हिसाब से ये एक बुलिश सेटअप होता है। इसलिए किसी भी ट्रेड में एंट्री करते समय आपको अलग अलग की फैक्टर्स को कंसिडर करना जरूरी होता है। चलिए अब चार्ट्स पर फेयर वैल्यू गैप के कुछ उदाहरण देखते हैं। ये निफ्टी 50 का 25 सितंबर का 5 मिनट टाइम फ्रेम का चार्ट है, जहां प्राइस एक रेंज में ट्रेड करने के बाद एक स्ट्रॉन्ग बेरिश कैंडल से इस रेंज का नीचे ब्रेक डाउन कर देती है। अब अगर हम यहां सबसे आखिरी 3 कैंडल्स को इस तरह से मार्क करेंगे तो यहां पहली कैंडल का लो और तीसरी कैंडल का हाई, इन दोनों के बीच में एक बड़ा फेयर वैल्यू गैप या फिर प्राइस इंबैलेंस चार्ट पर बन रहा है। इसलिए हम इसे यहां मार्क करेंगे और प्राइस के इस जोन में आने का इंतजार करेंगे। थोड़ी देर बाद प्राइस धीरे धीरे ऊपर बढ़ते हुए जैसे ही इस एरिया में आती है तो हम यहां बेरिश साइड का ट्रेड ले सकते हैं, क्योंकि चार्ट पर एक बेरिश फेयर वैल्यू गैप बना हुआ है। इस ट्रेड में हमारा स्टॉप लॉस यहां इस फेयर वैल्यू गैप के थोड़ा ऊपर या फिर इस बेरिश कैंडल के स्टार्टिंग पॉइंट पर रहने वाला है। थोड़ी ही देर में प्राइस इस एरिया से रिजेक्शन फेस करते हुए नीचे चली जाती है और हमारे प्रॉफिट टारगेट को हिट करती है। उसी दिन मार्केट नीचे से ऊपर आकर हमारे प्रीवियस स्विंग लो को ब्रेक करते हुए ऊपर क्लोज हो जाता है, जिससे यहां वैलिड चेंज ऑफ कैरेक्टर बनता है। अब प्राइस ने यहां ऊपर आते हुए कहीं पर क्या कोई फेयर वैल्यू गैप बनाया है, इसे हम चेक करेंगे। यहां से लेकर यहां तक चार्ट पर सिर्फ इस लेवल के पास एक ही वैलिड फेयर वैल्यू गैप चार्ट पर बना है, जो कि बहुत छोटा है। लेकिन बहुत से रिटेल ट्रेडर यहां इस बुलिश कैंडल के पास एक फेयर वैल्यू गैप को ड्रॉ करते हैं, जो कि सरासर गलत है, क्योंकि यहां इस बिग कैंडल के अंदर इन तीनों कैंडल की क्लोजिंग होने के कारण हम इन्हें इनसाइड कैंडल्स मानते हैं, जिस कारण अगर हम इस ग्रीन बुलिश कैंडल के हाई और इस कैंडल के लो एरिया को मार्क करने की कोशिश करेंगे तो यहां कोई भी फेयर वैल्यू गैप चार्ट पर मौजूद नहीं है, इसीलिए हम इसे आगे के लिए कंसिडर नहीं करेंगे। अब हमने जो यहां वैलिड फेयर वैल्यू गैप बनाया है, उसी एरिया के पास मार्केट में एक प्रीवियस रेजिस्टेंस जोन बना हुआ है, जहां से मार्केट नीचे गिरा था। अब ये रेजिस्टेंस एरिया हमारे लिए यहां सपोर्ट का काम कर सकता है। अब क्योंकि हमारा फेयर वैल्यू गैप छोटा है, इसलिए हम यहां लास्ट स्विंग के पास हमारे स्टॉप लॉस को लगाने वाले हैं। थोड़ी ही देर में मार्केट यहां इस तरह से प्राइस एक्शन बनाने के बाद हमारे फेयर वैल्यू गैप एरिया से सपोर्ट लेकर ऊपर निकल जाता है। अगर आप यहां नोटिस करेंगे तो इस रेड कैंडल की लोअर विक ने नीचे की लिक्विडिटी को स्वीप किया है और इस कैंडल की क्लोजिंग हमारे फेयर वैल्यू गैप एरिया में हुई है। इसका मतलब यहां ये एक वैलिड फेयर वैल्यू गैप बना था। इसलिए फेयर वैल्यू गैप के आधार पर ट्रेड एंट्री करने से पहले हमें मार्केट में चल रहे ट्रेंड और प्राइस एक्शन में बन रहे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल्स का भी इस्तेमाल ट्रेड में एंट्री करते समय करना चाहिए, जिससे आपकी ट्रेड एंट्री फेल होने के चांसेस कम से कम हो सके। अगले वीडियो में हम प्रीमियम और डिस्काउंट जोन्स में किस तरह से ट्रेड एंट्री करते हैं इसके बारे में जानने वाले हैं।